कुछ दिल से निकलकर दिल तक पहुंची ये बातें दो दिलों की है। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी को लिखा है विद्या शर्मा जी ने और कहानी है चाहत के हौसले। इला, तू तो फेल होकर ही रहेगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब मेरा क्या होगा? हे राम जी, पास करवा दो ना प्लीज। पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी, क्योंकि फेल हुई तो डैडी मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। कॉलेज से ठीक पहले पढ़ने वाले सियाराम मंदिर के आगे इला हाथ जोड़े बड़बड़ा रही थी। पास ही खड़े अरुण ने जब सुना तो हंसने लगा, पर इला उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। ना ही अरुण ने उसे देखा और ना ही इला ने अरुण को, पर उसके लहराते बाल और वह मिश्री सी मीठी आवाज अरुण के दिल में बस गई। वह कुछ सोचता तभी उसकी बहन आ गई और उसी कॉलेज में पढ़ती थी। फिर दोनों घर आ गए। इला बेहद खूबसूरत है, पर कच्ची इमली के जैसी एकदम नटखट, मासूम चेहरा, लंबा कद, दूधिया रंग और बोलती आंखें जो बड़ी जल्दी सामने वाले को अपने वश में कर लेती थी। दुनिया की छल प्रपंच से अलग मासूम सी इला, जिसमें थोड़ी सी समझदारी भी जाने कैसे मगर थी। वह हमेशा कहती थी, प्यार व्यार सब बर्बादी है, मैं अपनी दुनिया में किसी को नहीं आने दूंगी। लेकिन जब उसकी बहन पूछती, क्यों दीदी, अगर कोई हैंडसम सा बेवकूफ सा आ गया तो? इला दहाड़े मार के बोलती, तो उसे जाने नहीं दूंगी। लेकिन इस सब में दिमाग मत खराब कर, पढ़ाई कर पढ़ाई। इला ऊपर देखते हुए, हाय मेरे एग्जाम। बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा है इला, एग्जाम होने वाले हैं। अकाउंट और उसका दिमाग से 36 का आंकड़ा रहता। लाख कोशिशों के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जोश जोश में ले तो लिया था, पर अब पीछे भी नहीं हटना चाहती थी। इला के पिता और भाई आर्मी में ऑफिसर हैं और उसकी छोटी बहन ऋतु, वो 11वीं की छात्रा है। घर में हमेशा कड़ा अनुशासन रहता, जो कि इला के स्वभाव से मेल नहीं खाता। अगर घर के उस कड़क माहौल को कोई हल्का करता तो वह थी झल्ली इला और उसकी हरकतें। घर में भी उसका मेलोड्रामा चलता रहता। उसकी बहन तो कानों में रुई के बड़े बड़े गोले भरकर बैठती थी, हाथ जोड़कर कहती, दी प्लीज मुझे तंग मत करो। अरे ऐसे सब्जेक्ट लिए ही क्यों जो बस के नहीं है? इला उस पर गुर्राती, ऋतु की बच्ची, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, बड़ी हूं तुझसे, वो भी पूरे 2 साल, भूल मत जाना, है ना मम्मा? और ऐसा कहते सब हंस पड़ते। वो बोली, कोई गल नहीं कुड़ियो, तुम देखना, एक दिन इला के चर्चे होंगे गली गली और तुम सब लाइन में होंगे, है कि नहीं? इधर अरुण आईपीएस की तैयारी कर रहा था। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे। बहन पीहू उसी कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा थी। अरुण के घर की माली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, कहा जा सकती थी, इसलिए अरुण बड़ी क्लास को कोचिंग देता था और खुद आईपीएस की तैयारी कर रहा था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था और पढ़ाने में भी एक बहुत ही अच्छा टीचर। इला जब घर लौटी तो पढ़ाई को लेकर रोना धोना शुरू। मम्मा देख लेना, मैं फेल हो जाऊंगी और फिर डैडी मेरी शादी करवा देंगे किसी आर्मी वाले से, मेरी तो लाइफ ही फिनिश हो जाएगी। माँ चुपचाप सब्जी काट रही थी। कोई प्रतिक्रिया ना होते देख इला ने उनके सामने जाकर उनका हाथ पकड़कर कहा, मॉम, आपकी बेटी की लाइफ डेंजर में है और आप सब्जियां काट रही हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? उन्होंने इला को घूरा तो उसने हाथ छोड़ दिया माँ का। मॉम, वैसे तो मैं डैडी से खुद ही बात कर लेती, लेकिन वो क्या है ना कि आपके होते मैं क्या, मतलब आप समझ रही हो ना? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ठीक है, अब यह ड्रामा बंद कर, समय मिलते ही मैं उनसे बात करती हूँ, पर जो भी फैसला होगा तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैडी को ये सब पसंद नहीं।
वह हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, इसलिए जो भी हो चुपचाप मान लेना। इला ने कहा, ओके ओके मिनिस्टर साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। इला अपने डैडी का गुस्सा जानती थी। उनके सामने तो उसकी हरकतों को सांप सूंघ जाता और बोलती बंद हो जाती, यस डैडी, ओके डैडी। इसके अलावा और कोई शब्द उसे याद नहीं आता। रात के खाने पर माँ ने उसके पिताजी से बात की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 2 दिन के बाद सुबह सुबह इला के डैडी ने उसकी माँ से कहा, आज शाम 4 बजे इला को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आएगा, उसका नाम अरुण है, तुम देख लेना। पूछने पर पता चला कि इला के डैडी के मित्र का ही वह स्कूल था जहां अरुण के पिता अध्यापक थे। वह अरुण के बारे में अच्छे से जानते थे। इसी से इला के पापा ने उनसे होम ट्यूटर के बारे में पूछा तो उन्होंने अरुण का ही नाम लिया। अरुण ठीक 4 बजे इला के घर पहुंच गया। नौकर ने दरवाजा खोला और हॉल में बैठने को कहकर अंदर चला गया। अभी वह अपने आसपास की चीजों का जायजा ही ले रहा था कि उसकी नजर सामने से आती इला पर पड़ी। जब तक इला उसके पास वाले सोफे तक आई, उसकी आंखें फ्रीज हो गई थी। उसकी आंखों के रास्ते इला की तस्वीर अरुण के दिल में उतर गई। इला ने अपनी बुक और रजिस्टर को अपने सीने से लगाकर दोनों हाथों से पकड़ रखा था। नजरें झुकी थी। वह आई और चुपचाप बैठकर बुक आगे कर दी और बोली, सर वैसे तो कुछ भी समझ नहीं आता, पर चैप्टर 3, 6, 8 और 9 बिल्कुल नहीं आता। अरुण को थोड़ी हंसी आई पर उसने खुद को रोक लिया। इला भी सीरियस लग रही थी। उसे लगा कहीं उसकी हंसी में उसकी नौकरी न चली जाए। उसने खुद को संभाला और बस इतना ही कहा, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगी तो सब समझ में आ जाएगा। फिर उसने पढ़ाना शुरू किया और बड़ी लगन से 2 घंटे तक उसे कई सारी चीजें समझाईं। इला भी पूरे मन से पढ़ रही थी। अगले दिन के लिए रिवीजन करने को कहकर वह घर लौट आया। आते ही बहन ने पूछा, कैसा रहा भैया? तो उसने सारी बात बताई। इला की बात पर दोनों खूब हंसे। तब उसे याद आया कि इस 2 घंटे में एक बार भी इला ने उसको नहीं देखा और उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी लगी थी। वह अपने दिमाग पर जोर देने लगा। जल्दी ही उसे याद आया कि यह तो वही लड़की थी जो मंदिर में बड़बड़ा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन बेसब्री से इंतजार करने लगा। इधर इला के पापा भी इला से जब अरुण के बारे में पूछने लगे तो इला ने बताया कि हाँ, जितना पढ़ाया उतना तो समझ में आ ही गया। तो इला के पिताजी बोले, ठीक है, एग्जाम तक पढ़ लो फिर देखेंगे। और ऐसा कहकर वह चले गए। उनके जाते ही रितु ने इला को छेड़ा, इतना हैंडसम टीचर, समझ में तो आना ही था। दी मैं भी पढ़ लूं क्या? इला ने उसे आंखों ही आंखों में धमकाया। अरुण अगले दिन फिर गया और उसने उसे पढ़ाना शुरू किया। वह सवाल पूछता, उसे कई तरह से समझाता, पर उसकी तरफ एक बार भी इला नहीं देखती। वह बड़ी शांत मुद्रा में रहती थी। पर अरुण चाहता कि वह कुछ बोले, लेकिन इला के हाव भाव से अरुण की भी हिम्मत नहीं होती थी। वह चाहकर भी अपने दिल की बात अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और होती भी कैसे? 1 महीना हो गया था। उसकी तरफ इला ने देखा भी नहीं था। बस आती और चुपचाप पढ़कर चली जाती। लेकिन कहते हैं ना, जब नियत साफ और प्यार सच्चा हो तो किस्मत रास्ते बना ही देती है। एक दिन अरुण समय से पहले पहुंच गए। उन्होंने इला की मम्मी को इस बारे में बताया था, लेकिन शायद इला को उनकी मम्मी बताना भूल गई थी। दरवाजे पर जब अरुण पहुंचा और डोरबेल बजाई तो दरवाजा खोलने इला ही आई। दरवाजा खुला तो पहली बार इला और अरुण की नजरें मिली थी, कुछ पल के लिए। इला भी ठिठक सी गई, लेकिन जल्दी ही वह संभल गई और अंदर आने के लिए कहकर खुद भी पीछे मुड़ गई। अरुण आज बहुत खुश था।
और इला भी थोड़ा असहज थी, पर पढ़ाई चलती रही। काफी समय हो गया था। अरुण समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन फिर उसने मन बनाया और नए साल पर एक छोटा सा कार्ड बनाया। उसमें अपने दिल की बात बड़ी ही सादगी से बिना किसी लाग लपेट के लिख दिया, और यह भी लिखा कि उस पर कोई दबाव नहीं है। वह जो फैसला लेगी उसे वह चुपचाप मान लेगा। उसने घर जाते समय इला के नोटबुक में कार्ड रखकर कहा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें केयरफुली सॉल्व करना, और इतना कहकर चला गया। जब इला ने नोटबुक खोली और देखा तो वह परेशान हो गई। वह क्या करे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। घर में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात शेयर कर सके या उस बारे में कुछ बता सके। अगले दिन अरुण आया तो इला शांत थी। करीब 1 घंटा बीतने के बाद उन्हें लगा कि घर में आसपास कोई नहीं है। तब अरुण ने अपनी बात को शुरू करते हुए इला से कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। कॉपी पर तेज गति से चलते इला के हाथ अचानक रुक गए। उसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और फिर अरुण की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, देखिए, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। मैं एक आर्मी अफसर की बेटी हूँ। जो इरादा कर लूंगी तो फिर पीछे नहीं हटूंगी। और अगर आपको खूबसूरत चेहरे वाला प्यार हुआ है तो भूल जाइए। अगर मैं हाँ करूंगी तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ूंगी। आप यह मत सोचना कि आप मुझे धोखा देकर बच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर अरुण उसका मुंह देखता रह गया। यह सब सुनकर बोला, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, शादी करना चाहता हूँ, कोई मजाक नहीं। बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है, और आगे भी जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इला ने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, और अरुण मान गया। करीब 1 हफ्ते के बाद इला ने भी यह इकरार कर लिया कि वह भी अरुण को पसंद करती है और शादी करेगी। दोनों ने तय किया कि परीक्षा के बाद घर वालों को बताकर शादी करेंगे। इस बीच दोनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने प्यार को अपने दिल में छुपाकर अजनबियों की तरह पढ़ते रहे। एग्जाम के बाद अरुण ने अपने घर में बता दिया और उसके घर वालों को कोई आपत्ति भी नहीं थी इस रिश्ते पर। जबकि इला ने माँ से कहा तो माँ चिल्ला पड़ी, उसे बहुत डांट पड़ी। शायद उनको भी इस बात का डर था कि अगर इला के पिता को पता चलेगा तो उसकी परवरिश पर भी सवाल उठेगा। बहरहाल रोने के अलावा इला कुछ न कर सकी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने डैडी से खुद ही जाकर बोल दिया कि अरुण बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, माना कि रुपए पैसों से हमसे कम है, पर मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और आप भी तो मेरे लिए ऐसा ही चाहेंगे ना, जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे खुश रखे। अंतिम वाक्य पूरा होने से पहले ही वह चिल्ला उठे। उनके शब्द मानो पत्थर की तरह बरसने लगे, लेकिन इला भी जिद्दी थी। उसने कहा, पापा आप कुछ भी कहो, शादी तो मैं अरुण से ही करूंगी और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इतना कहना था कि उनके बेल्ट की चटाक की आवाज आई और इला जमीन पर गिर पड़ी। सारी रात दर्द से तड़पती रही, पर उसने अरुण को कुछ नहीं बताया। और उधर अरुण बहुत खुश था कि जल्दी ही उसका प्यार उसके साथ होगा। वह सपने बुनने लगा, अपनी धुन में मगन। जब अरुण घर आ रहा था तभी 2 लोग उसके पास आए और बोले, कर्नल साहब की बेटी का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, वरना उसको तो सिर्फ बेल्ट से मारा है, तुझे जान से मार देंगे। अरुण बदहवास सा इला को फोन करने लगा, पर फोन बंद आ रहा था। वह घर भागा। वहां पहुंचकर पता लगा कि उसके पिता को भी किसी ने धमकाया था। उसे इला की फिक्र हो रही थी। अरुण ने इला को मैसेज किया कि वह बात करे और बताए कि हुआ क्या है, पर उसने कहा कि कल कॉफी शॉप में मिलते हैं, आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी। और वह रात अरुण ने जाग कर बिताई। रह रह कर इला का मासूम चेहरा और उसका दर्द उसे परेशान करने लगा। अगले दिन दोपहर 2 बजे करीब
कॉफ़ी शॉप पर दोनों मिले। इला को देखते ही अरुण की आंख भर आई। उसने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इला? इला, क्या बताती? मैं अपने डैडी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं भी उनकी बेटी हूँ। तुम याद है ना? अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उसने उसका हाथ थमकर हमें सर हिला दिया। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर चल दिए। अरुण इला की वजह से बहुत परेशान हो गया। उसकी हालत याद करके वह तड़प उठा और खुद को दोषी समझने लगा उसकी हालत का। तभी उसका दोस्त रवि सारा माजरा सुनकर बोला, चल भाई, चिंता मत कर, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, भाभी बहुत हिम्मत वाली हैं। तू भी थोड़ा हौसला रख, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। माँ बाप बच्चों की बात नहीं टालेंगे। पर अरुण वैसे ही चुपचाप बैठा रहा तो वह उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। अरुण थोड़ा शांत हुआ और बेमन से रवि के साथ मूवी देखने के लिए चला गया। उधर इला अरुण से मिलकर घर पहुंची तो उसकी माँ और पिता घर पर ही मिले। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने बड़ी ही निडरता से कहा, अरुण से मिलने गई थी। उसे लगा आज फिर उसे उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा, बेल्ट की मार सहनी पड़ेगी, और उसने अपना मन मजबूत कर लिया। लेकिन फिर जो हुआ उसका इला को अंदाजा नहीं था। उसके पिता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उसकी मां पर तान दी, यह कहते हुए कि ऐसी बेशर्म लड़की की मां होने की सजा है ये। उनकी परवरिश की वजह से आज उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। यह सब देखकर इला हैरान हो गई। वह बोले, तुम जाओ शादी करो, पर यह शादी देखने के लिए न तुम्हारी माँ रहेगी न मैं रहूंगा। इसे गोली मारकर मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। इला दौड़ कर उनके हाथों से रिवॉल्वर ले लेती है। नहीं डैडी, ऐसा मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मिलूंगी किसी से। आप जहां कहोगे मैं वहीं शादी करूंगी, पर प्लीज डैडी ऐसा मत करो। उसने तुरंत उन्हीं के सामने अरुण को फोन मिलाया। उधर अरुण मूवी देख रहा था तो कॉल आने पर वह बाहर आ गया। जैसे ही उसने फोन उठाया, इला की लड़खड़ाती आवाज आई, मुझे भूल जाओ, अपने माँ बाप की लाश पर से मैं तुम्हारे साथ साथ न चल पाऊंगी। आज के बाद भूल जाना कि हम कभी मिले थे। ऐसा कहकर इला ने फोन काट दिया और रोती हुई कमरे में खुद को बंद कर लिया। कर्नल साहब मुस्कुरा उठे। आखिर इतनी बड़ी जंग जो जीत गए थे। उधर फोन कटते ही अरुण लड़खड़ा कर गिर गया। लोग इकट्ठे होने लगे। वहां शोर शराबा होने लगा। अब तक दोस्त रवि भी आ गया। उसने तुरंत अरुण को उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। थोड़ी देर में अरुण को होश आया तो उसने पूछा, अरुण क्या हुआ? तुम सड़क पर कैसे गिर गए? इतना सुनते ही अरुण रो पड़ा। रवि समझ गया कि जरूर कोई बात हुई है। कहीं इला को तो कुछ नहीं हुआ? उसका फोन आया था पर अरुण कुछ कह नहीं पाया, बस रोता रहा। काफी देर बाद बस इतना ही बताया कि वह चली गई मुझे छोड़कर। उसने कहा था कि वो पीछे नहीं हटेगी। मैं नहीं जी पाऊंगा रवि उसके बिना। और ऐसा कहते कहते फिर से रो पड़ा। तकरीबन 3-4 दिन बीत गए पर अरुण की हालत जस की तस रही। परिवार वालों को भी चिंता होने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस एक ही बात कहता, वो चली गई। उसने कहा था कि वो पीछे नहीं हटेगी, पर वो चली गई। उसकी हालत देखकर रवि से रहा न गया। उसने इला का नंबर लिया और अरुण को बिना बताए उसे कॉल किया। उधर से हेलो की आवाज आई तो रवि ने पूछा, भाभी जी, सब तो ठीक जा रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया? आपने ऐसा क्या कह दिया है जो हफ्ते भर से रो रो कर अरुण पागल हो रहा है? न खाना न पीना, बस रोए जा रहा है। आप एक बार आके देखो तो सही, फिर आपको पता चलेगा। यह सब सुनकर इला खुद को रोक नहीं पाई और वह अरुण से मिलने के लिए चल दी। उसे देखकर अरुण ने उसे अपने गले से लगा लिया। वह भी अपने आप को रोक नहीं पाई और दोनों गले लगकर खूब रोए। रवि भी भावुक हो गया।
कुछ देर बाद इला बोली, अब एक ही तरीका है, हम दोनों भाग जाएं, क्योंकि मेरे डैड कभी नहीं मानेंगे, वह हमें कभी नहीं मिलने देंगे। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे? अरुण कुछ बोलता इससे पहले ही रवि बोल उठा, हाँ हाँ ले जाओ। वह मुस्कुरा उठी, सब कुछ डिसाइड करके उसको फोन करेगी, यह कहकर वो जल्दी ही लौट गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने देर रात अरुण को फोन किया, अरुण सुबह 4 बजे मुझे स्टेशन पर मिलना। अरुण बोला, इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? इला बोली, अभी कई घंटे हैं यह सब सोचने के लिए, रास्ते में सोच लेंगे और सब हो जाएगा। अरुण बोला, लेकिन इला बोली, अरुण आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और अरुण फिर कुछ नहीं बोला। अरुण ने रवि को फोन कर सारी बात बताई। रवि ने कहा कि वह परेशान ना हो, यहाँ पर वह सब संभाल लेगा। उधर इला ने अपने घर से बस अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट लिए और कुछ भी नहीं लिया। अपना मोबाइल भी वहीं रख दिया और एक नोट लिखा, सॉरी डैडी, जंग और मोहब्बत में सब जायज है, और तुरंत घर से निकल पड़ी। अगली सुबह एक नए शहर में दोनों की जिंदगी शुरू हुई। उधर उनके घरों में बवाल मच गया था। दोनों ने फोन भी नहीं लिया था अपना। इला के पिता ने पुलिस में एक एफआईआर लिखवाई कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। इसलिए पुलिस अरुण के माता पिता को परेशान करने लगी, पर अरुण के माता पिता ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने इला को पूरे मन से अपनाया था। उनका कहना था कि जो लड़की हमारे बेटे के लिए अपना घर, अपना ऐशो आराम, अपना परिवार सब छोड़कर आई है, भला हम उसे पर आँच कैसे आने दें? और वह चुप रहे। अपने दोस्त के माध्यम से अरुण को जब पता चला तो वह परेशान हो गया। उधर इला भी समझ गई, वह अपने पिता को जानती थी। उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दोनों ने कोर्ट में शादी की और अपने शहर वापस आ गए, वह भी सीधे पुलिस स्टेशन। इला ने खुद बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसके सास ससुर को बिना वजह प्रताड़ित न किया जाए। वह बालिग है और अपने फैसले ले सकती है। बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि उसे और उसके परिवार को उसके पिता से जान का खतरा है। इसके बाद जाकर पुलिस ने उसके पिता की एफआईआर को खारिज किया। इतना सब होने के बाद इला को लगा कि अब वहां रहना ठीक नहीं। इसके बाद वह सब शहर छोड़कर कहीं और चले गए, और कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। एक अनजान शहर में उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। इला ने अपनी समझदारी और अपने सौम्य स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ बेहद खुश थी। 2 साल बीत गया। इला की एक छोटी बेटी भी हो गई और अरुण की भी आईपीएस की नौकरी लग गई। इस बीच इला के भाई बहनों की शादी भी हो गई। 2 साल बाद किसी जरूरी काम से अरुण के साथ उसे वापस अपने शहर आना पड़ा, और स्टेशन पर ही उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन ऋतु से हुई। उसने ऋतु को सब कुछ बताया। जब ऋतु ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ, तो वह बहुत दुखी हुई। ऋतु ने उसे यह भी बताया कि उसके ससुराल वालों को नहीं पता कि उसकी एक बहन भी है। इला को यह सब सुनकर बहुत ही दुख हुआ, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। ऋतु ने बताया कि उसके पति को सब कुछ पता है और वह बहुत खुले विचारों के हैं। उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्होंने इला के जज्बे की तारीफ की। इला अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश थी। उसने अपना नंबर अपनी बहन को दिया, पर अपने घर नहीं गई और अगले दिन ही वापस अपने शहर चली गई। हफ्ते भर बाद उसके घर पर फोन आया। उसने हेलो बोला, पर कोई जवाब नहीं आया। पर अगली बार जो आवाज आई उसे सुनकर वो आश्चर्य और खुशी से भर गई। फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ थी। बेटी का हाल चाल पूछा। इला ने भी इतने दिनों बाद माँ से बात की तो भावुक हो गई। माँ ने कहा, ऋतु ने हमें बताया कि तुम बहुत खुश हो और मेरी एक नातिन भी है। बेटा, तेरे पापा भी अब पछता रहे हैं। एक बार अपनी नातिन का मुंह देखना चाहते हैं। एक बार आजा,
बस एक बार मिलने आ जा। पिछली सारी बातों को भूल जा बेटा, हमने बहुत गलत किया तेरे साथ। इला बोली, नहीं माँ, अब कोई गुंजाइश नहीं है, और हाँ, अपना ख्याल रखना। और इतना कहते हुए इला ने फोन काट दिया। पास ही बैठे अरुण यह सब सुन रहे थे। उन्होंने इला को अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से कहा, इला, माँ बाप है वह तुम्हारे, एक बार मिल लेना चाहिए था। इतने प्यार से कह रहे थे, क्या पता वह हमें माफ कर चुके हों। इला ने अरुण का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, अरुण, वो मेरे डैड हैं, मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जान सकता। अगर मैं वहां गई तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, और तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, इसलिए वहां जाने की बात भी मत करना। मैं अपनी इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। तुम हो, हमारी बेटी है, माँ बाबूजी हैं, सब तुम हैं। वह हमें कभी नहीं अपनाएंगे अरुण, कभी नहीं। अरुण ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए इला को और मजबूती से थाम लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाहत के हौसले। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी अनेकों प्यारी प्यारी क्लासिक कहानियाँ सुनें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।